तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग जो एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सब लोग की एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग जो है फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो इसका आज हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव देखेंगे, है ना। टाइम जो है बहुत कम रह गया है, इसलिए लगातार जो है आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है या जो भी ऑब्जेक्टिव हम बता चुके हैं उसका लगातार रिवीजन करते रहिए। जो कॉपी है उसका बढ़िया से रिवीजन कीजिए, यानी कि जो भी चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव करते जा रहे हैं तो उसका आपको थ्योरी जो है अच्छे से पढ़ लेना है और फिर जो है ऑब्जेक्टिव का अच्छे से रिवीजन कर लेना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो डायनेमो है उसका वर्किंग जो है वो किस पे बेस्ड होता है, तो ध्यान रखना है आप लोग को कि किस पे बेस्ड होता है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बोला है कि निकेल इज, निकेल जो है वो किस तरीके का सब्सटेंस होता है। तो पहला है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि ये कैसा सब्सटेंस होता है, फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो बोल रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसका जो डायरेक्शन होता है, यानी कि उसके प्रोपगेशन का जो है कौन सा डायरेक्शन होता है, तो आपको ध्यान रखना है पैरेलल टू बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। नेक्स्ट है आपका ए चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस। कोई चार्ज अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो है मूव कर रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो ध्यान रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोवाइड करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड करेगा। अगला बोला द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ एरिया जो है कितना के बराबर है, ए के बराबर, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना के बराबर है, बी के बराबर। तब कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप बताइए कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला याद रखोगे, बी ए 3/2 होता है और बट्टा में म्यू नॉट, यानी कि ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ जो है यहाँ 2 होनी चाहिए, यहाँ भी इसमें कितना होगा, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट पहले कलर इसका थोड़ा सा चेंज कर ले, ये कलर जम नहीं रहा अपने को। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगला है आपका, बोल रहा है कि इफ एल बी द इंडक्टेंस, एल जो है वो क्या है, इंडक्टेंस है, आर जो है वो क्या है, रेसिस्टेंस है, सी बी द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तब कह रहा है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ एल बट्टा आर या आर सी, दोनों का सेम ही डायमेंशन फार्मूला होता है। एल बट्टा आर का पूछे या आर सी का पूछे, दोनों का सेम ही होता है और वो कितना के बराबर होता है, तो ध्यान रखना है m0 L0, यानी कि m0 L0 और इंटू में t। दूसरा भी जो है कितना होगा, m0 L0 और इंटू में t, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि इन 10A and 10B position of magnet, the magnetic field at a distance are represented by B1 and B2 respectively। देन देखो इसका जो है बहुत बड़ा डेरिवेशन आता है, तो उतना पे नहीं जाओगे तुम लोग, डायरेक्ट जो है तुम लोग को फॉर्मूला याद रखना है कि ये जो ए ऑप्शन है B1 का फॉर्मूला म्यू नॉट बट्टा में 4 पाई 2md और बट्टा में यहाँ स्क्वायर छूटा हुआ है, यहाँ ऊपर में यहाँ स्क्वायर होता है। अब ये क्या करता है ना कि जब भी बुक छापता है तो वहां छूटा हुआ स्क्वायर तो उसको वैसे ही लेकर के चल रहा है, ठीक है। तो आगे भी देखोगे कहीं उसी तरीके से छपा हुआ दिखेगा बट वहां पर स्क्वायर होगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका तुम लोग टिक कर लोगे। अगला, द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना के बराबर होता है, π/2 के, ये ध्यान रखना है। अगला, डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी, परमेबिलिटी का जो डायमेंशन होता है वो कितना के बराबर होता है, तो ध्यान रखना है mL/2 और I⁻², ऑप्शन बी mL/2 और I⁻²। नेक्स्ट, ए चार्ज पार्टिकल वुड कंटिन्यू टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई चार्ज पार्टिकल है
वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एक रीजन में। तब बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कि इनमें से कौन है जो सही नहीं। अब कोई एक रीजन है, अब जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, तो बोल रहा है कि ऐसा रीजन जिसमें जो है कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है लेकिन उसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो कह रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो ध्यान रखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी ऑप्शन जो दिख रहा है वो सही है, ई नॉट इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, ये ऑप्शन गलत है। तो बोल रहा था कि करेक्ट कौन सा नहीं है, तो ये बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, द मैग्नेटिक फोर्स एफ वेक्टर ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। बोला कि जो मैग्नेटिक फोर्स एफ है करंट कैरिंग कंडक्टर, एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें करंट कितना के बराबर है, आई के बराबर, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना के बराबर है, बी वेक्टर के बराबर है। तब कह रहा है कि बताइए इसमें से जो है कौन सा सही होगा, या मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितना के बराबर होगा। तो ध्यान रखना है ये कितना के बराबर होता है, आई इंटू आई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलो नेक्स्ट देखो कितना होगा। अच्छा, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी v इन ए मैग्नेटिक फील्ड b। एक चार्ज है जो कि चार्ज दिया हुआ है, चार्ज कितना के बराबर है, चार्ज जो है वो कितना के बराबर है, q के बराबर है, इसकी वेलोसिटी v के बराबर है, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है वो कितना दिया हुआ है, b वेक्टर। तब कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। तो ध्यान रखोगे f वेक्टर m जो होता है ये q और इनटू में v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी v इज गिवन बाई, जो साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है। तो ध्यान रखोगे QB और बट्टा में 2 पाई m। नेक्स्ट, ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसका बहुत बड़ा कैलकुलेशन आता है, इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे, बहुत बड़ा कैलकुलेशन आता है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल टू, ये ध्यान रखना है कि ये होता है 5 इंटू में वेबर पर मीटर स्क्वायर, ध्यान रखना है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो होता है किसके लिए, वैक्यूम के लिए, ध्यान रखना ये कितना होता है, 0 के बराबर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इफ बी इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन, डेल्टा इज एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है, BH जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, BB जो है वो क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। बोल रहा है कि देन विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा रिलेशन है जो करेक्ट है। तो ध्यान रखना है कि BH इक्वल टू होता है B cos और इंटू में डेल्टा, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली टूवर्ड्स ईस्ट, एक इलेक्ट्रॉन है, अब देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, कैपिटल एल। तो बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो किस साइड पे ट्रेवल कर रहा है, ईस्ट की तरफ, तो ये ईस्ट का डायरेक्शन है। एक मैग्नेटिक फील्ड है जो वर्टिकली डाउनवर्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड, ये डायरेक्शन होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन अलोंग। अब देखो वो जो फोर्स लगाएगा तो उसका डायरेक्शन बोल रहा है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन बनेगा ये किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। और अभी पढ़े कि फोर्स जो है वो V क्रॉस B से आएगा, तो V क्रॉस B करोगे तो ये कितना के बराबर, नॉर्थ साइड में जाएगा। जब भी इसका जो है V क्रॉस B निकालोगे तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ में, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। देख लेना इसका डायरेक्शन निकाल करके। नेक्स्ट, लॉरेंज फोर्स इज इक्वल टू, लॉरेंज फोर्स के लिए जो है F बराबर फॉर्मूला ध्यान रखोगे, इसी को F नेट भी बोल देते हैं, यह होता है Q इंटू में E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, है ना। जो बच्चा
ये वाला फॉर्मूला पहले से याद किए हुआ है कि ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, है ना। तो इसको जो है हटा दोगे और हम लोग को जो है कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर और प्लस में वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मेन होता क्या है ना कि देखो, जब हम लोग इसका उल्टा लिखते हैं, है ना, जब ये फॉर्मूला जब हम लिखवाए होंगे पढ़ाने टाइम में, तो हुआ क्या कि ये जब उल्टा हम लोग लिखते हैं, यानी कि एफ वेक्टर अगर हम लोग लिखे इस तरीके से ई वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, तो यहां पर माइनस आता है। अब हुआ क्या कि उस टाइम पे यहां माइनस देना भूल गए, प्लस में रह गया, और प्लस में रहने की वजह से ये फॉर्मूला जो है दिखने लगा कि एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू में ई वेक्टर और प्लस में होता है बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। लेकिन ध्यान रखो, जब बी क्रॉस बी रहता है तो यहाँ माइनस आता है, और यहाँ अगर प्लस लोगे तो तुमको उल्टा लेना पड़ेगा बी क्रॉस बी। तो यहाँ देख लोगे, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो बी पहले आएगा, और यहाँ प्लस रहेगा तो बी पहले आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। बोला कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 3 मैग्नेट ऑफ सेम लेंथ, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 3 मैग्नेट का, और लेंथ देखो तीनों मैग्नेट का लेंथ दे दिया है सेम, तीनों मैग्नेट का जो लेंथ है वो क्या है, सेम है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया है, एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, दूसरे का 2a है, और तीसरे का कितना है 6a है। तब कह रहा है कि रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट, रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। तो ध्यान रखना है कि ये जो एरिया होता है ये मैग्नेटिक मोमेंट के ये जो एरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सीधा सा मतलब है कि अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से और इसको 3 से, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी इसी रेशियो में बढ़ जाएगा, यानी कि 1 रेशियो 2 रेशियो और 6 रेशियो। बस इतना ध्यान रखोगे। अब जैसे बोलता है कि इसका एरिया मान के चलो 3 है, इसका एरिया 9 है, और इसका एरिया मान के चलो 12 है, तो आंसर क्या आता, 3 रेशियो 9 रेशियो 12। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1 2 6 बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला है कि विच ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए रीजन कंटेनिंग ए मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एक चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिस रीजन में वो मूव कर रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। तब बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा इफेक्ट उस पर आएगा। तो ध्यान रखना है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, बी ऑप्शन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट बोला कि द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट लूप को रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क का जो है फॉर्मूला ध्यान रखोगे, ये होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल। ध्यान रखना है कि ये जो एंगल ऑफ डिप है ये मैग्नेटिक पोल पर 90 डिग्री होता है। एंगल ऑफ डिप जो है ये मैग्नेटिक पोल पर कितना होता है 90 डिग्री। अब इसमें चूंकि कहीं भी 90 डिग्री ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, which of the following substances has a tendency to move from a stronger to weaker part of external magnetic field। जहां क्या किए होंगे, जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो वहां जब तुम लोग डिफरेंस याद किए होगे तो उसमें आया होगा कि जो मूव करने की टेंडेंसी जो होती है स्ट्रॉन्गर टू वीकर, तो वो किसकी होती है। तो ध्यान रखना है डाईमैग्नेटिक, तो किसकी होती है डाई मैग्नेटिक की, बाकी में उल्टा चलता है। नेक्स्ट, निकेल इज, अभी पीछे देखें कि निकेल जो है ये कैसा सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट, अब ऐसे इसका जब डिफरेंस दिए होंगे याद करने के लिए तो उसमें बहुत सारा जो है और एग्जाम्पल रहा होगा, डाईमैग्नेटिक का भी एग्जाम्पल होगा, उसके बाद पैरामैग्नेटिक का भी होगा, फेरोमैग्नेटिक का भी होगा, तो सबको याद रखना है, ध्यान रखो। नेक्स्ट, बोला कि इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH
इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज n, देन बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक अर्थ है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है कितना के बराबर है BH के। बोला है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल जो है वो कितना के बराबर है n के। तब कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है, तो डायरेक्ट रिलेशन याद रखोगे कि n स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है BH के, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग जो है ध्यान रखना है कि बी वेक्टर क्रॉस कितना होता है, बी वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर 0 के बराबर, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट आई। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो है याद किए होंगे पहले से भी। बोला कि द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज एफ। देखो दो पैरेलल जो है करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना के बराबर है, एफ के। बोला है इफ द करंट इन ईच कंडक्टर इज डबल, अगर इसके अंदर जो है करंट हम लोग क्या करें, डबल कर दे, तो बोला है कि फोर्स बिटवीन देम, तब इन दोनों के बीच जो है वो फोर्स कितना लगेगा। तो ध्यान रखो जब ये इसको डबल करोगे तो फोर्स जो है वो कितना हो जाता है, 4 टाइम्स, 4 गुना, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर परमेबिलिटी, इसमें से कौन रिलेशन है जो परमेबिलिटी के लिए जो है करेक्ट है, तो ध्यान रखना है म्यू इक्वल टू बी और बट्टा में एच। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें से कौन है जो मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट नहीं है, इसमें से कौन है जो मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट नहीं है, कौन सा ऑप्शन होगा इसका देखो तो, इसमें से कौन है जो मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट नहीं है, चेक करो। चेक करो इसका क्या ऑप्शन हो सकता है। है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, तो ध्यान रखना है सी ऑप्शन ऑस्टेड। नेक्स्ट, बोला है कि ए चार्ज प्लस क्यू इज सेंट थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज मैक्सिमम when the angle between the direction of motion of charge particle and the magnetic field, बोल रहा है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल जो है जब किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास करेगा तो उस केस में जो उस पर फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम कब होगा, जब ये फोर्स मैक्सिमम होगा, तो जब फोर्स मैक्सिमम होगा तो उस केस में एंगल ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके बीच और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना एंगल बनेगा, तो ये ध्यान रखना है मैक्सिमम के केस में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। नेक्स्ट, बोला कि एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास एंड हैविंग मास जो है इसका मास m देनी चाहिए था, हैविंग मास m एंड काइनेटिक एनर्जी कितना के बराबर, E के बराबर, इंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B परपेंडिकुलर, देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी, तो इसका फ्रीक्वेंसी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखोगे ये होता है EB और बट्टे में 2 पाई m। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी है, ये इंटर करता है एक मैग्नेटिक फील्ड में जो कि परपेंडिकुलर होगा किसके, जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, तब कह रहा है कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो EB और बट्टा में 2 पाई m। नेक्स्ट, ए वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक वायर है जिसका लेंथ जो है वो कितना के बराबर है, 2 मीटर के बराबर है, कैरीज ए करंट 1 एम्पियर, जिसके पास जो करंट है वो कितना है, 1 एम्पियर है, इज बेंट टू फॉर्म ए सर्कल, इसको जो है मोड़ करके एक सर्कल बनाते हैं, तब कह रहा है कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो
कितना के बराबर होगा। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, इसको निकालो तो इसका आंसर जो है कितना आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है वो देखो, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है वो देखो। मैग्नेटिक मोमेंट का हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे। मैग्नेटिक मोमेंट का हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे। देखो, एक वायर है तो उसका लेंथ जो है एल के बराबर है, तो लेंथ एल है, यानी कि एल का मान जो है वो कितना है, 2 मीटर के बराबर। और ए दिया हुआ है, जो करंट है, सॉरी ए नहीं, आई दिया हुआ है, जो करंट है वो आई कितना के बराबर है, 1 एम्पियर के। अब इसमें देखो क्या बोला कि उसी वायर को जो है क्या किया है, एक सर्कल के फॉर्म में मोड़ दिया। आप बताओ कि इसी वायर को अगर सर्कल के फॉर्म में अगर हम मोड़ दे तो इसका जो सरकमफ्रेंस आएगा, सी का वैल्यू, वो कितना के बराबर होगा, इसी वायर को मोड़े हैं तो वो 2 के बराबर होगा। और सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर इक्वल टू कितना के बराबर हो जाएगा, 2 के। और यहां से अगर हम लोग आर का वैल्यू निकाल लें तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, 2 से तो 2 कट ही जाएगा, यानी कि 1/पाई आ जाएगा। आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/पाई। ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो ये होता है आई और इंटू में ए, एरिया। सर्कल जो है, सर्कल बना चुके हैं तो सर्कल का एरिया कितना के बराबर होता है, सर्कल के एरिया की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है πr²। आई का मान क्वेश्चन में दिया है 1 के बराबर है, और देखोगे πr² यानी कि पाई, और आर का मान हम लोग निकाल चुके हैं 1/पाई इसका स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 इंटू में पाई इंटू में, यहाँ स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर और पाई का स्क्वायर, पाई से एक पाई कट जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1/पाई। इन्हें समझोगे कि हमेशा ये बराबर आएगा, तो आंसर 1/पाई आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला देखो, बोला कि द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द अर्थ मैग्नेटिक पोल। बताया कि देखो मैग्नेटिक पोल पर जब भी एंगल ऑफ डिप पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे कितना, 90 डिग्री। पीछे क्वेश्चन देखे थे उसमें 90 डिग्री नहीं था, तो वहां जो हम लोग ऑप्शन लगाए थे वो क्या था, नन ऑफ दीज। अगला है, बोला है कि व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई चार्ज पार्टिकल जो है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, तब बोल रहा है कि उसका काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ध्यान रखना है क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट, ए चार्ज क्यू मूव्स इन ए रीजन, एक चार्ज जो है वो एक रीजन में मूव कर रहा है वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मैग्नेटिक फील्ड बी दोनों प्रेजेंट है, तब कह रहा है कि देन फोर्स ऑन इट, कि उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो ये तो पीछे ही देखे हैं, लॉरेंज फोर्स इक्वल टू ये बनता है Q इंटू ई वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यानी कि यहाँ ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट देखो, द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इसमें से कौन सबसे अच्छा मेटल होता है, तो ध्यान रखो स्टील। क्या होता है, स्टील। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो एसआई यूनिट होता है वो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो एसआई यूनिट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये बनता है m इक्वल टू आई और इंटू में a, यानी कि I और इंटू में I का क्या होता है, एम, करंट का एम्पियर, और मीटर स्क्वायर आनी चाहिए। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। एक बार क्रॉस चेक करो इसको, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हुआ हो। हाँ, टाइपिंग मिस्टेक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन जो है स्क्वायर लगा करके, ध्यान रखो, क्या रखना है ध्यान, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम,
according to Gauss theorem, in magnetism surface integral of magnetic field intensity ओवर ए सरफेस यानी क्लोज और ओपन इज ऑलवेज, ये तो बता दिए होंगे कि ये कितना के बराबर होता है, हमेशा 0 के बराबर होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, टेस्ला इज ए यूनिट ऑफ, टेस्ला जो है किसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का। नेक्स्ट, ए साइक्लोट्रॉन कैन यूज टू प्रोड्यूस हाई एनर्जी, इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे, इसमें जो है थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा इसको। अगला क्वेश्चन देखो, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पी, एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना के बराबर है, पी के, इसको डिवाइड करते हैं दो इक्वल पार्ट में, कटिंग इट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बट इसके लेंथ के परपेंडिकुलर इस तरीके से कट करते हैं, तब बोला है कि देन द पीसेस विल हैव मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि इसका जो ये टुकड़ा जो बनेगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो है अभी फॉर्मूला देखें, ये होता है आई और इनटू में लेंथ जो हम लोग लेते हैं वो कितना 2l के बराबर। अब बताओ जब ये आधा कर देंगे तो इसका लेंथ जो है वो कितना हो जाएगा l/2 के बराबर, यानी कि पहले जो मैग्नेटिक मोमेंट p था अब ये कितना बन जाएगा p/2 के बराबर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बोला द बार मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ Q, एक बार मैग्नेट है जिसका पोल स्ट्रेंथ कितना के बराबर है, Q के बराबर है, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट, इसको भी दो सेम ही क्वेश्चन है, दो इक्वल पार्ट में काटा है, परपेंडिकुलर ही काटा है, तब बोल रहा है कि इसका द पीस हैव पोल स्ट्रेंथ कितना होगा। तो ध्यान रखो किसी भी मैग्नेट को अगर हम इसको कितने भी पार्ट में काट दें इसका पोल स्ट्रेंथ हमेशा सेम ही रहेगा, यानी कि पहले Q था तो लास्ट काटने के बाद भी इसका पोल स्ट्रेंथ कितना होगा Q के बराबर। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, जो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ रूट अंडर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, इसका जो डायमेंशन होता है ये इक्वल होता है किसके, वेलोसिटी के। उसका एक रीजन है कि देखो c बराबर जो फॉर्मूला होता है ये बनता है 1/√, 1/√, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। अब अगर देखोगे तो क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c। अब देखो c एक तरीके से क्या है, वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो 1 और बट्टे में ये किसके बराबर आ जाएगा, वेलोसिटी के, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द SI यूनिट फॉर म्यू नॉट इज, इसका ध्यान रखना ये होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, शायद बी ऑप्शन होगा, एक बार इसको क्रॉस चेक करोगे शायद बी ऑप्शन होगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसको एक बार क्रॉस चेक करोगे, टेस्ला मीटर पर एम्पियर होनी चाहिए। टेस्ला मीटर पर एम्पियर, हाँ ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का जो SI यूनिट होता है ये होता है वेबर पर मीटर पर एम्पियर, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस, अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो रेस्ट में है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ऑप्शन ए। जब वो मूव करेगा तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप डज नॉट डिपेंड ऑन, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है करंट लूप का वो डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो नंबर ऑफ टर्न, एरिया ऑफ द लूप, करंट ऑफ द लूप, मैग्नेटिक फील्ड इन विच इट केप्ट, डी ऑप्शन, जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो रखा हुआ है उस पे डिपेंड नहीं करेगा। SI यूनिट ऑफ फ्लक्स, तो फ्लक्स का SI यूनिट हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस वेयर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखो टेन थीटा का अगर फॉर्मूला देखोगे या टेन डेल्टा जो हम लोग बोल देते हैं तो ये BV और बट्टा में BH आता है, वर्टिकल कंपोनेंट और बट्टा में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो कट के कितना आ जाएगा 1। और 10 जो है कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो 1045 का, तो यहाँ पर एंगल जो है यानी कि डेल्टा कितना के बराबर आ जाएगा 45। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बोला डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका डायमेंशन तुमको देखना पड़ेगा, क्या होता है डायमेंशन, जल्दी बताओ इसका। द डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका डायमेंशन क्या होता है, देखो है ना, द डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो इसका डायमेंशन जो है आपको ध्यान रखना है m t का पावर -2 a का पावर -1, यानी कि हम लोग ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी। ऐसे भी दिया जा सकता है m, क्योंकि l नहीं है तो l पे जो है 0 लगा देगा, इसी को नोट पढ़ लेते हैं, t का पावर -2 और a का पावर -1, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट, है ना, जब कोई अगर बार मैग्नेट ले ले और ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है, तो बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगा उसका क्या डायरेक्शन होगा, तो ये इनसाइड इनसाइड पूछ रहा है, मतलब इसके अंदर में, तो बाहर में नॉर्थ से साउथ रहता है और अंदर में साउथ टू नॉर्थ रहता है, तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अगर यही आउटसाइड पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ से साउथ, और चूंकि इनसाइड पूछा है तो साउथ से नॉर्थ। ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम, अभी तो पिछला क्वेश्चन हो गया कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका डायरेक्शन क्या होता है, तो जो बार मैग्नेट का जो इनसाइड में डायरेक्शन होता है, यानी कि साउथ टू नॉर्थ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, किसकी जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा होती है, तो ध्यान रखो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस की, इसकी जो है ससेप्टिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट, इन ए साइक्लोट्रॉन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज डिपेंडेंट ऑफ द, साइक्लोट्रॉन में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी चार्ज पार्टिकल का जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो ये ध्यान रखना है, ये किस पे डिपेंड करता है, तो मास, स्पीड, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड, मास पे शायद डिपेंड करनी चाहिए, है ना, इसको एक बार क्रॉस चेक करो, मास पे डिपेंड करनी चाहिए, इसको एक बार चेक कर लोगे ये किस पे डिपेंड करेगा, सो मास पे ही डिपेंड करेगा, तो याद कर लेना है कि जो साइक्लोट्रॉन में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है चार्ज पार्टिकल का वो किस पे डिपेंड करता है, तो मास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट नो फोर्स, है ना, ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट नो फोर्स ऑन, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस पर फोर्स नहीं लगाएगा, तो ध्यान रखना है अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाता है, जब वही चार्ज मूव करने लगेगा तब जाकर के उस पर जो है मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैव निगेटिव एंड वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ परमिबिलिटी, परमिबिलिटी ध्यान रखना है निगेटिव में होता ही नहीं, जो परमेबिलिटी होता है वो निगेटिव में नहीं होता है, अगर डाई मैग्नेटिक का देखोगे तो डाई मैग्नेटिक का जो है लेस देन 1 होता है, अगर इसी में पैरामैग्नेटिक का देखोगे तो ग्रेटर देन 1 होता है, और फेरोमैग्नेटिक का देखोगे तो मच ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये निगेटिव में होता ही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिच। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का नहीं पूछ रहा है, पोल स्ट्रेंथ का पूछ रहा है, यानी कि ये कैपिटल एम का नहीं पूछ रहा है, पोल स्ट्रेंथ जो स्मॉल एम से जो डिनोट करते हैं उसका पूछ रहा है, तो ये इसका जो ऐसा यूनिट होगा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का वो ध्यान रखना है, ये क्या होता है, एम्पियर मीटर, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, जो पोल स्ट्रेंथ का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होता है,
एम्पियर मीटर। नेक्स्ट, चलो ठीक है। अगला है कि द टाइम पीरियड ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट डज नॉट डिपेंड ऑन, अगर जो है कोई फ्रीली सस्पेंडेड इस तरीके से किसी मैग्नेट को अगर हम लोग लटका के रखे तो बोल रहा है कि इसका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ध्यान रखना है लेंथ ऑफ सस्पेंशन, कि कितना लेंथ जो है, कितना बड़ा लेंथ लिए हुए हैं इस पे डिपेंड नहीं करेगा। 2 सेंटीमीटर का लोगे, 4 सेंटीमीटर का ले लोगे, 10 सेंटीमीटर का ले लोगे, सब केस में ये सेम ही रहेगा। तो लेंथ ऑफ सस्पेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा। अगला, when the intensity of magnetic field is in increased 4 times, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी को 4 गुना बढ़ा देते हैं तब बोल रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल बिकम, उसका जो टाइम पीरियड है वो किस हिसाब से चेंज करेगा। तो ध्यान रखना है जो टाइम पीरियड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रूट अंडर मैग्नेटिक फील्ड के। ये रिलेशन सिर्फ याद रखोगे, हो सकता है कि डायरेक्ट जो है रिलेशन ही पूछ दे कि टाइम पीरियड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस तरीके से रिलेट करता है। तो ध्यान रखना है कि टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट अंडर मैग्नेटिक फील्ड के। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड तुम जो है 4 गुना अगर बढ़ाओगे तो इसका टाइम पीरियड जो है वो कितना गुना हो जाएगा, 2b, सॉरी रूट के अंदर से निकालोगे तो 2 ही बचेगा ना, यानी कि डबल 2 टाइम्स। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, मूविंग चार्ज जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो वो मूविंग चार्ज जब भी होगा, देखो रेस्ट में अगर कोई चार्ज है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, बट अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा और मैग्नेटिक फील्ड भी देगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट, the ratio of peak value of RMS, the ratio of peak value and RMS value of AC करंट। देखो पीक वैल्यू को हम लोग आई नॉट से लिखते हैं और RMS वैल्यू को लिखते हैं IRMS। तो IRMS का जो फॉर्मूला होता है IRMS इक्वल टू होता है आई नॉट और बट्टे में √2। ये रेशियो किसका पूछा है, पीक वैल्यू का, मतलब पहले ऊपर में आई नॉट को रखना है और बट्टा में किसको रखना है, आरएमएस को, यानी कि IRMS को। तो बताओ √2 को क्रॉस गुना में ऊपर लेकर के जाओगे तो यहाँ आ जाएगा और ये बनेगा आई नॉट और बट्टा में IRMS। तो इन दोनों का जो है अगर तुम रेशियो देखोगे तो ये कितना के बराबर आएगा, √2 के, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, यह भी देखे हैं कि पोल स्ट्रेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर मीटर। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ लिखा रहे या पोल स्ट्रेंथ रहे सेम ही बात है, तो एम्पियर मीटर। एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये आर नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसका क्या आंसर हो सकता है, चेक करो तो इसको, 65 का क्या आंसर हो सकता है, इसको चेक करो। 65 का क्या आंसर हो सकता है, इसको चेक करो। बोल रहा है कि एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, तो इसका सी ऑप्शन जो है तुम लोग ध्यान रखोगे, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये कितना के बराबर होता है, शायद बी ऑप्शन होनी चाहिए, इसको भी एक बार क्रॉस चेक कर लोगे कि बी स्क्वायर और बट्टे में 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर और बट्टे में 2 म्यू नॉट, सही है, बी स्क्वायर और बट्टे में 2 म्यू नॉट, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है, अगर ध्यान से इसको पढ़ोगे तो ऐसा लग रहा है कि यूनिट ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स का यूनिट बताना है। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का
मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स का अगर यूनिट बताना है तो हम लोग बोलेंगे कि फ्लक्स का यूनिट तो वेबर होता है, लेकिन इसमें हर जगह जो है ऑप्शन क्या दिया हुआ है, टेस्ला। ऐसा लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो है ऐसा यूनिट पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या होनी चाहिए, सी ऑप्शन होनी चाहिए, वेबर। क्या कि बोल रहा है कि यूनिट ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स का यूनिट बताना है, तो फ्लक्स का यूनिट जो है वो कितना होता है, वेबर, है ना। बाकी बुक वगैरह में देखोगे तो हर जगह वो किसको टिक किया हुआ है, टेस्ला को, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। ज्यादा अच्छा रहेगा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ अ कंडक्टर आर रिलेटेड टू। ध्यान रखना है कि वीडी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ई के। ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम है, कट इनटू टू पार्ट्स इक्वल लेंथ द मैग्नेटिक मोमेंट। ये तो अभी देखे तो उसमें पी दिया था, इसमें एम दिया है। एक आया था ना जिसमें पी बाई टू, इसमें चूंकि एम दिया है तो कितना बन जाएगा, एम बाई टू। नेक्स्ट, ए वायर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम है, एक वायर है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो कितना के बराबर है, एम के। एंड एल, इसका लेंथ जो है कितना है, ए वायर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम, लेंथ जो है एल होनी चाहिए, इज बेंट इनटू शेप ऑफ ए सेमी सर्कल। इसको जो है बेंट किए किसमें, सेमी सर्कल के शेप में। तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द न्यू डाइपोल मोमेंट। देखो वैसे इसका ऑप्शन जो है वो डी है, बट डेरिवेशन जो है बहुत टेढ़ा है ना। तो इसका जो है डायरेक्ट याद रखोगे, हाँ हो सकता है कि यही क्वेश्चन फंस जाए तो डायरेक्ट टिक कर दोगे, बट इसका अगर इसको जाओगे सॉल्व करने के लिए ना तो खासा लेंदी हो जाता है। अगला है कि ए सर्कुलर कॉइल इज हेल्ड इन वर्टिकल प्लेन। एक सर्कुलर कॉइल है जिसको हम लोग वर्टिकल प्लेन में हेल्ड करना मतलब लटका करके रखे हुए। ए बार मैग्नेट इज टेकन टूवर्ड्स इट with north pole towards the coil. The direction of current as seen from the side of magnet is। अब देखो एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि देखो एक सर्कुलर कॉइल है ये है, अब इसके नजदीक में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या लिखा है कि ए बार मैग्नेट टेकन टूवर्ड्स इट, कि एक बार मैग्नेट को इसके नजदीक लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आगे बोला कि नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द कॉइल, कि इसमें साउथ पोल इधर होगा, जो नॉर्थ पोल है वो कॉइल की तरफ है। तब कह रहा है कि जो डायरेक्शन इसके अंदर जो करंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस सर्कुलर कॉइल के अंदर जो करंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसका सिंपल सा हिसाब किताब है कि जब तुम जो है इसको नजदीक लेकर के आओगे, तो हम लोग जो एक चीज पढ़े हैं कि जब भी मैग्नेट को यहाँ लेकर के आओगे ना, तो ये इसका इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। अब बताओ अपोज तभी कर पाएगा जब ये नॉर्थ पोल है तो ये भी किस तरीके से बिहेव करनी चाहिए, नॉर्थ पोल की तरह। और जब ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा तो एन बनेगा। अब बताओ एन में इस तरीके से फिगर बता करके बताए होंगे हम लोग, बना करके इस तरीके से बताए होंगे कि इसका डायरेक्शन देखोगे तो कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। कॉपी पर होगे तो ये बात जो है तुम लोग को मिल जाएगी। अगला, ए स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड हेल्ड हॉरिजॉन्टली अलोंग ईस्ट वेस्ट इज रिलीज टू फॉल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। बोला है कि एक जो है स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड है जिसको हम लोग जो है हेल्ड करके रखे हुए हैं किस तरीके से, तो हॉरिजॉन्टली अलोंग ईस्ट वेस्ट। अब देखो इस तरीके से चलते हैं हम लोग ईस्ट और वेस्ट, तो इसी तरीके से हम लोग क्या किए हैं, किसी रॉड को रखे हुए हैं और तब उसके बाद इसको रिलीज करते हैं टू फॉल। अब यहां से इसको छोड़ दिया, रिलीज करेंगे तो बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ध्यान रखना है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़नी चाहिए, यानी कि ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बी। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लोगे, ऑप्शन जो है वो बी होनी चाहिए, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। ठीक है, बी ऑप्शन होगा, यानी कि इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, अब जब भी जो है देखो डायरेक्ट याद रखो कि अगर कोई रॉड है तो उसको अगर हम लोग जो है इस डायरेक्शन में, ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में रखे रहेंगे और उसके बाद इसको अगर मान के चलो छोड़ दिए, रिलीज कर दिए,
तब जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। आयरन जो है वो क्या है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट बोला कि द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट एंड इट्स मैग्नेटिक लेंथ इज, द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ जिसको हम लोग एलजी से लिखे हैं और मैग्नेटिक लेंथ जिसको हम लोग किससे लिखे हैं, एलएम से लिखे हैं, तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है। तो इसमें जो है बुक वगैरह देखोगे या क्वेश्चन बैंक देखोगे तो इसका आंसर जो है सही नहीं दिया हुआ है, हो सकता है किसी बुक में दिया हो सही, बट ज्यादातर में जो है गलत ही किए हुआ है। हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ये मैग्नेट है तो इसका जो एक्चुअल लेंथ होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो एक्चुअल लेंथ होता है, तो इसको हम लोग ज्योमेट्रिक लेंथ बोलते हैं, एलजी। और जो पोल होता है, ध्यान रखो, इसका जो साउथ पोल और जो नॉर्थ पोल होता है वो थोड़ा सा अंदर होता है ना, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर अंदर में रहता है। अब बताओ इसको अगर यहां से हम लोग जो है मेजर करें ये लेंथ, तो इन दोनों में क्या लग रहा है, कौन सा लेंथ छोटा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये मैग्नेटिक लेंथ है। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ क्लियर दिख रहा है कि बड़ा होगा और मैग्नेटिक लेंथ क्या होगा, छोटा होगा। तो रिलेशन में हमको दिखनी चाहिए कि ज्योमेट्रिकल लेंथ बड़ा है और मैग्नेटिक लेंथ क्या है, छोटा है। तो इसमें देखोगे तो फॉर्म इस तरीके से आनी चाहिए कि जो एलजी है ये होनी चाहिए था 6/5 LM, और अगर LM निकालना है तो ये होनी चाहिए था 5/6 LG। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो देखो ज्योमेट्रिकल लेंथ जो है इससे बड़ा होगा, कैसे बड़ा होगा, तो 5 से जब 6 में भाग दोगे तो ऊपर में बड़ा है नीचे में छोटा है, तो भाग देने में एक से, देखो एक आता है तब हम लोग बोलते हैं कि दोनों बराबर है, और भाग देने पर अगर एक से ज्यादा आता है तो हम लोग कहेंगे कि देखो एक से ज्यादा आएगा, इसको गुना करेंगे तो इसका वैल्यू जो है इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और अगर जो है तुमको क्या करना है, एलजी से छोटा रखना है, तो इसका मतलब बट्टा में जो है तुमको बड़ा वैल्यू लेना पड़ेगा। अब इसमें देख लो सब ऑप्शन में एलएम दिया हुआ है, तो एलएम के हिसाब से ऑप्शन क्या होनी चाहिए था, 5/6 LG। तो कौन सा ऑप्शन है, देख लो 5/6 LG, ए ऑप्शन होनी चाहिए। सब में देखोगे जो है ज्यादातर में बी ऑप्शन टिक किए हुआ है, तो बी ऑप्शन टिक करेगा ना तो बड़ा हो जाएगा, तो ये 5/6 LG ध्यान रखोगे। LM अगर पूछेगा तो बोलेंगे कि 5/6 LG के बराबर होगा, और अगर LG पूछा तो बोलेंगे कि 6/5 LM के बराबर होगा। तो उल्टा भी याद रखोगे, जरूरी नहीं है कि वही ऑप्शन दे, LG बराबर भी दे सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट बोला है कि इफ डेल्टा इज द एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस देन एक्सप्रेशन फॉर 10 डेल्टा, तो 10 डेल्टा का जो अभी एक क्वेश्चन हम लोग देखे हुए थे, ये बीवी और बट्टा में कितना होता है, BH, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट, और बट्टा में आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट ऑन गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप, देखो ये पोल होता है और ये इक्वेटर होता है, ये पोल है और ये क्या है, इक्वेटर है। अब बताओ पोल पर रहता है तो एंगल कितना, 90 डिग्री। जो एक पोल के लिए एंगल ऑफ डिप जो होता है, पोल के लिए एंगल ऑफ डिप जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। और इक्वेटर के लिए, पोल के लिए जो है एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री, और इक्वेटर के लिए जो एंगल ऑफ डिप होता है वो कितना, 0 डिग्री। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हम लोग पोल से चल रहे हैं किधर, इक्वेटर की तरफ। अब बताओ पोल से अगर हम लोग इक्वेटर की तरफ आएंगे तो एंगल बढ़ेगा कि घटेगा, एंगल घटना शुरू हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि डिक्रीज करेगा, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट when magnetic moment of an oscillating magnet increases then its time period, अब देखो टाइम पीरियड जो होता है t, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/m के। जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के जो है इनवर्सली होता है ना, तो उसी तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट के भी इनवर्सली होता है। अब बताओ कि अगर हम m का वैल्यू बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा, यानी कि बट्टा में है तो डिक्रीज करेगा। तो बोला कि व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग मैग्नेट इंक्रीज, अगर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट अगर इंक्रीज करते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड है वो घटता चला जाएगा। पता है कि बट्टा में जितना ज्यादा बढ़ता है इनवर्सली में है, तो इसको बढ़ाओगे तो ये घटता चला जाएगा, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट द एंगल ऑफ मैग्नेटिक डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, अभी बताया कि मैग्नेटिक इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप जो है वो कितना के बराबर होता है, 0 डिग्री के बराबर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ बायो-सवार्ट्स लॉ। तो डायरेक्ट ध्यान रखोगे कौन सा ऑप्शन होगा, db वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट और बट्टे में 4 पाई i dl वेक्टर क्रॉस r कैप और बट्टा में आ जाएगा r स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ पर अगर जो हम लोग बात करें, द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इसका निकालो तो कितना आंसर होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इसको जो है तुम लोग डायरेक्ट ही याद रखोगे। एक मिनट, ये होता है 10 टू द पावर -5 टेस्ला। डायरेक्ट ही आप कर लोगे इसको। देखो, इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज इक्वल टू, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का जो इंटेंसिटी होता है वो कितना, एच कितना के बराबर होता है, तो ध्यान रखना है बी नॉट और बट्टा में म्यू नॉट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर शॉर्ट मैग्नेट। शॉर्ट मैग्नेट के लिए इसमें से कौन सा जो है सही है, तो ध्यान रखना है मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सियल का होता है ये डबल होता है किसके, इक्वेटर के, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। उल्टा भी दिया जा सकता है कि बी इक्वेटर इक्वल टू 1/2 बी एक्सियल। ठीक है, तो एक्सियल लिखा रहेगा तो इक्वेटर का 2 गुना, और अगर इक्वेटर लिखा रहेगा तो एक्सियल का हाफ होता है। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ, अभी यही इसी पे जो है चर्चा कर रहे थे कि जो टाइम पीरियड होता है वो क्या था, 2 पाई रूट अंडर आई बट्टा में एम, देख लो बी भी आ रहा है, तो इसी को जो हम लोग बार बार रेफरेंस में ले रहे थे कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बट्टा बी भी होगा, और टी जो है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बट्टा में एम भी होगा, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे फिर भी टाइम पीरियड घटेगा, और मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ाओगे फिर भी टाइम पीरियड घटेगा। करंट बढ़ाने से जो है वो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ता चला जाएगा, इसलिए क्या आई ऊपर में था। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ के लिए जो है इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो ध्यान रखना है बी बराबर होता है बी एच और इंटू में टेन थीटा, बी बराबर बी एच और इंटू में टेन थीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा रिलेशन जो है सही है, तो ध्यान रखना है बी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो बनता है रूट अंडर बी एच का स्क्वायर और प्लस में बी वी का स्क्वायर। तो अगर दोनों साइड स्क्वायर किया जाए तो बी स्क्वायर बराबर बी एच का स्क्वायर और प्लस में बी वी का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर गैल्वेनोमीटर, इसमें से कौन है जो गैल्वेनोमीटर के लिए सही होता है, तो ध्यान रखना सी और बट्टे में एन ए बी। नेक्स्ट, वर्क डन इन द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग किसी मैग्नेट को रखते हैं तो उस पर कितना वर्क होता है, तो ध्यान रखना है W बराबर एम बी कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, साइन वाला नहीं लोगे, W बराबर एम बी इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज, करंट कैरिंग कॉइल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कितना के बराबर होता है, तो ध्यान रखो NIA। नेक्स्ट, चलो, तो इतना ऑब्जेक्टिव था, इसको जो है बढ़िया से देख लोगे पूरा, और मेन है देखो कॉपी बढ़िया से रिवाइज करो, जितना ज्यादा अच्छे से जो है कॉपी रिवीजन में रहेगा उतना अच्छे से जो है क्वेश्चन पकड़ में आएगा, है ना। और ऐसा हो सकता है कि कॉपी जो पढ़ोगे ना वहीं से जो है कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन सब आते रहता है। तो ये जितना ऑब्जेक्टिव बता है उसको देख लोगे, और कॉपी को जो है बढ़िया से रिवाइज कर लोगे, तो उम्मीद है कि इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है यहीं खत्म करेंगे, फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।